वेलकम बच्चों। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और वो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। हिंदी में हम लोग प्रकाश की उत्क्रमणीयता का नियम कहते हैं इस चीज़ को। तो क्या होता है ये, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह अपने पाथ को बदल देती है। ये चीज़ हम लोग को पढ़ाया गया है और यह फिनोमेना हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन है। लाइट रे गई अपने मेन पाथ को, ये मेन पाथ है हमारा, इससे इधर आ गई। तो यहाँ पर मेन पाथ से जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड करती है तो ये रेयरर से डेंसर में जा रही है। ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। अगर इस मीडियम को 1 कहते हैं, इस मीडियम को 2 कहते हैं, तो स्नेल्स लॉ कहता है कि 1n2 इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, या साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1n2। 1n2 का मतलब होता है कि लाइट रे 1 से 2 में आ रही है और 1n2 जो है एक कांस्टेंट है और यह कांस्टेंट क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या कहते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम जो बाद में रहेगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और किसके रेस्पेक्ट में? जो पहले लिखा रहेगा, ये पहले वाले मीडियम के रेस्पेक्ट में। लाइट रे यहाँ 1 से 2 में जा रही है, ठीक है ना? तो 1 वाले मीडियम का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई है, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या है? आर। तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1n2। यहाँ 1n2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ये डेंसर भी हो सकता है, रेयर भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं। जो दिया गया होगा वो मीडियम का, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक। अगर यहाँ ANG लिखा होता, ऐसे लिखा होता ANG, तो इसका मतलब हम यह मानकर चलेंगे कि लाइट रे एयर से चल रही है, किसमें? ग्लास में, और जो आई होगा वो एयर में होगा और आर जो होगा वो ग्लास में होगा। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले मीडियम में होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दूसरे मीडियम में होगा। तो यहाँ ANG इक्वल टू, अगर हम कहते हैं साइन आई अपान साइन आर, तो आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ANG क्या है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक। आगे देखो, तो साइन आई अपान साइन आर, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? कि जब लाइट रिवर्स कर जाए, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहता है कि when we place a plane mirror perpendicular to refracted ray, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, इसके पाथ में, when we place a plane mirror in the path of refracted ray perpendicular to it, यानी कि चलो रख देते हैं, एक प्लेन मिरर रख देते हैं और इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना। then the refracted light ray retraces its path, अपने पाथ को रिट्रेस कर देगी। रिट्रेस का मतलब जिस पाथ से आई उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। तो ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। हाँ, यहाँ से एक चीज़ और हम डिराइव करने चल रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्ट हुई, चलो ठीक है।
और रिफ्रैक्शन के समय हमें एक फार्मूला मिल जाता है साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1n2, ठीक है ना, जहाँ 1n2 को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कहते हैं। और जब इस रिफ्रैक्टेड लाइट रे के पाथ में एक हम क्या रख देते हैं प्लेन मिरर, वो भी परपेंडिकुलर, तो क्या होता है यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा 0। तो ये लाइट रे इसी पाथ पर चली जाती है वापस। अब ये यहाँ से यहाँ आई और फिर यहाँ से यहाँ, यानी कि अगर ये पाथ हम कह रहे हैं ए बी सी है, तो अब ये किस पाथ पे वापस लौटेगी सी बी ए पर। कहने का मतलब एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर हो रही है कि जब लाइट रे अभी रेयर से डेंसर में आ रही थी तो ये ए बी सी पाथ पर जा रही थी, और जब ये डेंसर से रेयर में रिफ्लेक्ट हो रही है तो यह सी बी ए पाथ पर चल रही है, ठीक है, ऐसा होता है, ये नेचुरल फिनोमेना है। अब जब ये ए बी सी पाथ पे आ रही थी तो हमने इस फार्मूले को क्या लिखा साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1n2, ठीक। अब की बार क्या होगा जब ये रिवर्स हुई तो अब मीडियम बदल गया, अब यह इंसिडेंट एंगल का काम करने लगेगा, और जब ये लाइट रिवर्स होती है तो आई और आर पर फर्क नहीं पड़ता। अगर यह 30 डिग्री है, ये 25 डिग्री है, तो ये 30 और 25 रिवर्स होने के बाद भी बना रहेगा। बस अगर ये पाथ ए बी सी पे चल रहा है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और यहाँ क्या लिखा जाएगा 1n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब ये चाहे डेंसर हो चाहे रेयरर हो, दूसरे का पहले के रेस्पेक्ट में होगा, दैट्स ऑल। अभी कोई इसको डेंसर ये कर ले रेयरर कर ले तब भी कोई दिक्कत नहीं, दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और जब ये लाइट रिफ्लेक्ट की, अब ये वाली रे सी बी ए पाथ के लिए क्या होगा, तो यह इंसिडेंट रे का काम करेगी, तो आर कहने के लिए तो आर है ना, लेकिन ये अब इस रिफ्लेक्टेड रे के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा और यह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का काम करेगा। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में जब हम एक प्लेन मिरर को हम रख देते हैं रिफ्रैक्टेड रे के पाथ में, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा। थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये किसके लिए है, फॉर पाथ ए बी सी, ये हो गया। और फॉर रिट्रेस्ड पाथ कौन सा, सी बी ए, मिरर रख दिया, क्या हो जाएगा बच्चा, अब साइन आई की जगह क्या हो गया, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आर हो गया, साइन आर अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब क्या बन जाएगा आई, इक्वल टू, अब क्या लिखोगे, यहाँ रे 1 से 2 में आ रही थी तो यहाँ पर 1n2 लिखा था हमने, और 1n2 था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो क्या लिखेंगे, चलो बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2n1, क्या लिखेंगे 2n1। अब यहाँ कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ठीक है ना। मान लो ये एयर होता, ये ग्लास होता, तो यहाँ ANG लिखते, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे क्या लिखते GNA लिखते, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में। यानी कि अभी 1n2 2n1 की तरह से हम रख रहे हैं। ये इक्वेशन हम 1 कर देते हैं और ये इक्वेशन कर देते हैं 2। अब इनमें एक रिलेशन निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग 1 and 2 क्या हो जाएगा, तो साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल टू 1n2 इंटू 2n1। तो साइन आई कट गया, साइन आर,
तो 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू क्या आ गया 1। तो 1n2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2n1। यानी कि अगर एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है तो दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग मालूम कर सकते हैं। इस तरह से अगर हमको ANG दिया गया हो, हमको ANG का मतलब अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में दिया है, मान लेते हैं 1.5 यानी कि 3/2, तो अगर हमसे कहा जाएगा फाइंड GNA। अब GNA क्या है, क्या पढ़ोगे हमेशा याद रखना, बाद वाले का पहले के रेस्पेक्ट में। तो GNA का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। कुछ कुछ किताबों में यन की जगह इस सिंबल का यूज किया गया है म्यू, तो म्यू को भी रखा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंबल का मतलब वही रहेगा। तो वहाँ GμA लिखा रहेगा। तो ये GNA अगर कोई पूछे तो क्या करोगे, तो कहोगे GNA इक्वल टू 1/, इसको उलट दो, क्या हो जाएगा ANG। ये कहाँ से आया, ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से आया। ठीक, तो अब GNA अगर निकालना हो तो 1/3/2 कर दो, तो क्या हो जाएगा 2/3, तो क्या हो जाएगा 0.67। आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसा कोई भी प्रश्न अगर दिया रहे ANG निकालना हो, GNA निकालना हो, निकल जाएगा। यानी कि एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में दिया हो तो दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल सकता है। अब यहीं से एक और चीज़ हम लोग डिराइव करेंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो क्या है कि अगर यही चीज़ कई लेयर के रिफ्लेक्शन में हो, रिफ्रैक्शन में सॉरी, अगर कई लेयर से होकर रिफ्रैक्शन हो, तब हम इसी फार्मूले को कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम एक हेडिंग डाल देते हैं, और वो हेडिंग है रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल सरफेसेस, कई सरफेस से होकर हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है। चलो देखते हैं, ये थोड़ा से हम फास्ट करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे दो मीडियम हैं, ये मान लेते हैं एक मीडियम है ये, दूसरा मीडियम है ये, और ये मान लेते हैं पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, ये तीसरा मीडियम है, और ये फिर पहला मीडियम आ गया। यानी कि पहले मीडियम से लाइट रे जा रही है दूसरे में, दूसरे से जा रही है तीसरे से, और तीसरे से जा रही फिर पहले में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखेंगे और इसी पे हम लोगों को काम करना है। ठीक, तो चलते हैं, तो कैसे काम करेंगे ध्यान देते हैं। ठीक, तो एक लाइट रे हम मान लेते हैं ऐसे आ रही है, ये खूब ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि सब लगातार डेंसर है, मीडियम है, ये रेयरर है, फिर ये डेंसर है, ये और डेंसर है, फिर ये रेयरर है। यहाँ से देखो, ये नॉर्मल हमने ड्रा किया, यहाँ पे लाइट रे आ रही है, खूब ध्यान से, ये लाइट रे आने दो। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रा किया, ये लाइट रे अपने मेन पास से थोड़ा सा बेंड कर गई। फिर यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रा किया, ये लाइट रे आ रही है। अब ये क्या हुई, फिर और बेंड कर गई, ठीक है ना, अपने मेन पास से यहाँ आ गई। अब जब कोई लाइट रे कई मीडियम से होते हुए फिर से अपने पहले मीडियम में पहुँचती है, और ये जो तुम्हारे लेयर्स होती हैं ये पैरेलल हो, तो जो इमर्जेंट रे होती है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है, प्रिज्म में नहीं। अगर दो कई लेयरों से होते हुए, वो लेयर कैसी होनी चाहिए, पैरेलल, प्रिज्म की तरह नहीं कि ऐसे तिरछा हो, किसी एंगल पर इंक्लाइंड प्लेन ना हो। अगर कोई पैरेलल प्लेन से कोई लाइट रे पास होती है
ठीक है ना। और पैरेलल लेयर जो हैं वो क्या हैं, अलग अलग मीडियम की हैं। तो जब वो लाइट रे फिर से अपने पहले मीडियम में आती है तो वो लाइट रे इनिशियली यानी कि जो इंसिडेंट लाइट रे थी उसके पैरेलल हुआ करती है। यानी कि यह लाइट रे यहाँ बेंड की, फिर यहाँ बेंड की। अब जब ये निकलेगी तो यह लाइट रे किस पाथ के, ये वाले पाथ के क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। ये चीज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ जो लाइट रे आएगी वो क्या होगी, इस लाइट रे के पैरेलल होगी। ठीक है, पैरेलल दिख रहा, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा और ऊपर जाएगी, ये चीज़ ऐसे जाएगी। ठीक, तो लाइट रे क्या होगी, ये दोनों लाइट रे क्या होंगी, ये लाइट रे का जो पाथ था ये था, आपस में क्या होगा, ये पैरेलल है। और इस शिफ्ट को हम लोग लैटरल शिफ्ट कहते हैं। इसका भी एक फार्मूला डिराइव किया जा सकता है, वो फिर किसी लेक्चर में कर देंगे। तो ये लाइट रे जो यहाँ से निकली, यहाँ पर आने के बाद ये जो लाइट रे निकली ये इस तरह से आई, और यहाँ से ये जो निकली ये आपस में क्या है, पैरेलल है। और जब ये पैरेलल होगी तो यह जो एंगल होगा आई, और यह जो एंगल हमारा यहाँ पे नॉर्मल से यह जो एंगल होगा ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी ई और आई आपस में प्रैक्टिकली बराबर होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों रे क्या है, एक ही पाथ से जा रही है। नॉर्मल से बनाया जाने वाला एंगल यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। ज्योमेट्री से जब दो लाइन आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो उनको काटने वाली ट्रांसवर्सल के करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आई है, और इमरजेंट रे प्रैक्टिकली जो होती है, जो नॉर्मल से एंगल बनाती है वो, और इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है आई, ये आपस में बराबर होते हैं। चलो ये आई है, ये एंगल हम मान लेते हैं आर, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आर, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है नॉर्मल, और ये ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा है। तो आर और आर क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। इसी तरह से ये वाला एंगल अगर आर डैश है तो ये वाला एंगल भी आर डैश होगा। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकली ये दोनों आपस में क्या है, अल्टरनेट एंगल है, बराबर हो जाएंगे। तो चलो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, खूब ध्यान समझना। ये साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा, बोलो, साइन आई अपॉन साइन आर, ये 1 से 2 के लिए, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या लिखोगे, जल्दी बोलो, 1n2। क्यों, 1 से 2 में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। एंड 2 से 3 के लिए क्या हो जाएगा, यह जो r है ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, ये r डैश क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो क्या हो जाएगा, साइन r अपॉन साइन r डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 2n3। क्यों, 2 से जा रही है 3 में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। एंड जब 3 से फिर 1 में आ रही है तो साइन आर डैश, साइन आई की जगह आर डैश होगा, और अपान क्या हो जाएगा, साइन आई इक्वल टू, क्यों आई ले लिया, क्योंकि ई और आई आपस में बराबर होते हैं प्रैक्टिकली। तो ये क्या हो जाएगा 3n1, क्योंकि 3 से 1 में आ रही है, तो क्या लिखेंगे 3n1, अभी पीछे हमने बताया। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मल्टीप्लाइंग 1, 2 एंड 3 वी है, क्या हो जाएगा, चल साइन आई अपॉन LHS में LHS मल्टीप्लाई, RHS में RHS, तो साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आर डैश इंटू साइन आर डैश अपॉन साइन आई इक्वल टू 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलने चल रहा है। चल साइन आई कट गया, साइन आर कट गया, ठीक है ना, साइन आर डैश, यानी यहाँ आ गया 1,
तो 1 बराबर 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1। तो यहाँ से अगर तुम 2n3 निकालना चाहो, 2n3 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो आ जाएगा 1/1n2 इंटू 3n1। अब यहाँ पर एक चीज़ है, देखो तुम लोग 1n2, ये तो ठीक है, 1n2 सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में। जनरली ये जो हमारा 1 वाला मीडियम है, ये क्या है? ये जनरली एयर होता है। क्या होता है? एयर। भाई जैसे ये एयर है, ये वाटर है, ग्लास है, और फिर एयर में आ गई लाइट। तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जनरली एयर के रिस्पेक्ट में होता है, लेकिन यहाँ पे 1 कुछ भी हो सकता है। जो शुरुआत का मीडियम है उसी मीडियम में वापस आ गई लाइट। तो 1n2 इंटू 3n1 को क्या लिखा जा सकता है? अभी हमने पीछे पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, अब यूज करने चल रहे हैं। तो 3n1 को लिख सकते हैं 1/1n3। बहुत इंपॉर्टेंट, 1 क्या लिख सकते हैं? 1n3। तो अब यहाँ से एक फार्मूला जो हमारे पास निकल कर आएगा वो क्या होगा? 2n3 इक्वल टू, अब ये 1n3 पहुँचा दो ऊपर, तो 1n3/1n2। बताओ, तो 2n3 की वैल्यू 1n3/1n2। ठीक, यानी कि अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थर्ड मीडियम का सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हमें थर्ड मीडियम का किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम होना चाहिए, और उसी मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम होना चाहिए। जनरली ये फर्स्ट मीडियम हमारा क्या होता है? एयर। हमें कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा गिवन होते हैं? अगर हमको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, तो ये ANG दिया गया है, यानी ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया है 2.42, तो वास्तव में ये AND दिया है, यानी कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मालूम होते हैं वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, और वो एयर के रिस्पेक्ट में लिए गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, क्योंकि एयर को मोस्ट रेयर मीडियम माना जाता है, और कोई भी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर होता है। इसलिए सारे मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं, जिसको मोस्ट रेयर माना जाता है। तो यहाँ पर 1n3 को हम, अब यहाँ पे ट्रिक क्या है कि 2n3 है, तो ये बाद वाला क्या है? 3 है, तो 3 का पहले के रिस्पेक्ट में अपान पहले वाले का, पहले वाला मीडियम क्या है? यहाँ 2 है, तो 2 का किसी पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे ऐसे समझो, चलो क्वेश्चन एक होता है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, एक क्वेश्चन लिखो, इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water if ANG equal to 1.5 और ANW इक्वल टू 1.33। ये हमको दिया है, क्वेश्चन है ये। हमको पूछा क्या गया है, पहले ध्यान दो। हमको ये दो चीज़ें दी गई हैं, ANG और ANW। पूछा क्या गया है, ध्यान देना। पूछा गया है हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो जिसके रेस्पेक्ट में रहता है वो पहले रहता है, और जिसका रहता है वो बाद में। यानी कि हमसे क्या पूछा गया है? GNW पूछा गया है कि WNG? जल्दी बोलो। ओके, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के। तो हमको पूछा गया है WNG। जिसका पूछा जाता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बाद में रहता है, जिसके रेस्पेक्ट में रहता है वो पहले रहता है। अगर हम GNW लिखते तो कहा जाता वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में। और तुम दोनों निकाल सकते हो यहाँ से, क्यों? तो WNG हमसे पूछा गया है, तो
तो एकदम यही फार्मूला निकालना है। तो WNG जैसे 2N3 था तो 3 का 1 के रिस्पेक्ट में अपान 2 का 1 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ 1 वाला मीडियम कौन सा है? कोई कॉमन मीडियम। यहाँ 2N3 का मतलब होता है 3 का कोई कॉमन मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान 2 का कॉमन मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ वो कॉमन मीडियम कौन है? वो एयर है। तो ANG, तो यहाँ जो G का होगा एयर के रिस्पेक्ट में पहले लिख दो। तो क्या होगा? कॉमन मीडियम यहाँ क्या है? एयर है। तो ये बाद वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा, पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉमन मीडियम के रिस्पेक्ट में नीचे चला जाएगा। तो ये हमने एक फार्मूला बना दिया, ANG अपॉन ANW, WNG, यही हमको निकालना था। अब बताओ ANG और ANW हमें पता है, बोलो ANG कितना है? 1.5 और ये क्या है? 1.33। अब जो होशियार लड़के हैं वो 1.5 को 3/2 लिखेंगे और इसको 4/3 लिखेंगे। जानते रहो आगे से ऐसा ही तुम्हें करना है। तो ये हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, 8 1 जा 8, 19, 8 1 जा 8, 2 10, 8 2 जा 16, 4 20, 8 5 जा 40। तो WNG हमारा क्या आ गया? 1.125। अभी आगे हम लोग रिफ्रैक्शन फार्मूला में और लेंस मेकर्स फार्मूला में इसका यूज करेंगे। तो अभी से इसको बढ़िया से रट लो, समझ लो, कर लो। अगर तुम्हें यहीं कोई पूछा जाता, अगर यहीं कोई पूछता कि हमसे GNW निकालो, GNW, तो क्या होगा फार्मूला? जल्दी बोलो, पीछे वाले जल्दी बोलो। तो GNW होगा तो ये हो जाएगा ANW, बाद वाले का कॉमन मीडियम के रिस्पेक्ट में अपान पहले वाला का कॉमन मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो ANW क्या है? 4/3 और ANG क्या है? 3/2। तो ये हो जाएगा 8/9, ठीक है ना? तो 0 पॉइंट लगभग 9 के लगभग में ये आ जाएगा। 9 तो नहीं आएगा, लेकिन पॉइंट लगाओगे तो 0 मिल जाएगा, लगभग 0.9 आएगा या 0.89 आएगा। ठीक, तो हमें लगता है कि ये क्लियर हम कर पाए हैं, ठीक है ना? और इस तरह से इस पूरे कोई भी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब मालूम हो जाता है जब उन दोनों मीडियम के का कोई तीसरे कॉमन मीडियम के रिस्पेक्ट में, कॉमन मीडियम यहाँ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम होता है। तो आज के लिए इतना ही। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए जिनके पास ज़्यादा कोचिंग करने का टाइम नहीं है या हो सकता है कि किसी वजह से वो लोग पढ़ ना पा रहे हों। तो उनको ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करते रहिए, आगे वीडियो को बढ़ाते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।